तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, मैं आपको बहुत कम वक्त के भीतर में बताने वाला हूँ कि भारत और नेपाल के बीच के संबंध अभी जो बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं उनके पीछे क्या कहानी है और ये कहानी क्यों मेरे दिमाग में आई। क्योंकि दोस्तों अभी कल परसों में क्या हुआ है कि जो केपी शर्मा ओली जी, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नेपाल में वापस से प्रधानमंत्री बन गए हैं। जब से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे तब से ही भारत के साथ में जो रिलेशन है वो यहाँ पर थोड़े थोड़े बिगड़ने लगे थे। और वो बिगड़े क्यों? क्योंकि लिपुलेख और काला पानी को लेकर के एक थोड़ा सा जो है विवाद हो गया। और एक जगह और है जिसको बोलते हैं लिम्पिया धुरा। ठीक है, लिम्पिया धुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर के एक विवाद पैदा हो गया, जिसमें इन्होंने ये क्या किया, नेपाल ने, जब भारत ने वहां पर एक रोड बनाया उसके बाद में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया और वो नया नक्शा जारी करके उस सारे हिस्से को अपना पूरा का पूरा बता दिया। अभी मैं एक मैप में आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा एरिया है जिसको नेपाल क्लेम कर रहा है। इसके बाद में भाई साहब, इनको जो देख रहे हैं ये हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो इनकी बाँछें थोड़ा सा और खिल गई, ये तो बड़े खुश हो गए कि भाई साहब वाह वाह वाह, हम तो चाह ही रहते कि नेपाल के संबंध भारत के साथ खराब हो, और तुरंत हम जाकर के वहां पर इनके कंधे पे हाथ रख के कहें कि हम जो है आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए। दोस्तों, नेपाल में जो ये केपी शर्मा ओली हैं ये कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक रहे हैं। ऐसे में जो चीन है उनके साथ में इनका झुकाव पहले से थोड़ा सा था। उसके बाद में क्या हुआ कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो एक तो पहले ही जो है ये इनके समर्थक थोड़ा सा रहे, इनके हिमायती थोड़ा सा रहते। दूसरा, जो केपी शर्मा ओली हैं ये भी नेपाल के अंदर कैसी राजनीति कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, नेशनलिज्म की राजनीति कर रहे हैं। तो इन्होंने जो ये लिम्पियाधुरा और काला पानी से रिलेटेड जो विवाद उठा करके खड़े किए, ये वहाँ पर इनको एक मुद्दे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसमें एक मुद्दे के रूप में उपयोग करने का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर कि देखो अब क्या है कि जैसे जो नेपाली कांग्रेस और जो बाकी हैं, अगर वो ये चाहें भी कि भारत के साथ में रिलेशन ना खराब हो, और अगर वो ये बात बोलें कि नहीं भाई भारत के हिस्से में वो चीज़ें हैं, हमारे संबंध भारत से अच्छे रहें, भारत के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, ऐसे में जो भी चीज़ें हैं जैसी यथास्थिति है उसको बना करके रखा जाए, तो यही ये लोग क्या कहेंगे वहाँ पर, केपी शर्मा ओली और इनकी कंपनी क्या बोलेगी कि ये तो जो है पूरी तरीके से देशद्रोही हैं, ये तो हमारे देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते ही जानते हैं कि नेशनलिज्म, चाहे जहां पर भी नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स की जाती है उसमें देशद्रोही की राजनीति बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वहां पर राष्ट्रवाद को इस तरीके से राजनीतिक एजेंडा बना लिया जाता है जहां पर दूसरे दलों को एकदम पूरी तरीके से बेबस होना पड़ता है। आप बाकी जगहों पर भी, कई जगहों पर आप देखेंगे जहां पर राष्ट्रवाद की राजनीति की जाती है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो नेपाल में भी जो केपी शर्मा ओली हैं ये राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी भी देश की राष्ट्रवाद की राजनीति को समझना हो तो अगर नेपाल की राष्ट्रवाद की राजनीति को आप समझेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रवाद की राजनीति कैसे इतनी मुश्किल होती है और कैसे दूसरे जो दल होते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों, केपी शर्मा ओली, एक तो इन्होंने भारत के साथ में जब इस चीज़ को क्लेम किया और इन्होंने अपने देश के अंदर में इसको प्राइड के रूप में दिखाया कि हम भारत से ये हिस्सा अपना वापस लेंगे, तो वहाँ की जनता जो है वो इनके साथ में पूरी तरीके से आकर के खड़ी हो गई। और विपक्षी दलों के पास में भी अब कोई एजेंडा या इस चीज़ का कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि अगर वो भारत के पक्ष में बोल रहे हैं तो वो नेपाल के अंदर में फिर ये होगा कि ये तो भारत का पक्ष ले रहे हैं, इन्हें तो बिल्कुल हरा दो। और अगर ये उनका पक्ष ले रहे हैं, उनके साइड में हो जा रहे हैं, तो फिर जो राजनीतिक विचारधारा का अंतर है वो कैसे रहेगा। ऐसे में दोस्तों नेपाली कांग्रेस फिर जो है बाहर हो गई और कम्युनिस्ट विचारधारा समर्थक जो केपी शर्मा ओली थे ये प्रधानमंत्री बन गए। यही एक मूल जड़ है भारत और नेपाल के बीच की विवाद की। बाकी तो सारी कहानी है, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले बता देता हूं आपको कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। दोस्तों, चीन और भारत के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट का काम करता है, एक बफर देश का काम करता है। ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि ये नेपाल जो है इसका हमारे लिए सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। देखो, अगर यहाँ पर इतनी दूरी पर नेपाल है तो हमारा यूपी, बिहार, ये सारे राज्य क्या है, पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि बीच में नेपाल है, तब चीन पड़ता है। लेकिन अगर नेपाल कहीं चीन के मतलब एक तरीके से चंगुल में फंस गया और नेपाल, चीन ने क्या किया, वो रोड बेल्ट इनिशिएटिव में नेपाल को शामिल कर लिया, तो फिर चीन की जो नेपाल तक पहुंच है वो बहुत आसान हो जाएगी और नेपाल तक पहुंचने के बाद में भारत उसके लिए बहुत आसान टारगेट बन जाएगा। ऐसे में नेपाल का भारत के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी था। भारत के साथ में ऐसे तो अगर आप देखोगे तो ये विवाद कोई आज एकदम से खड़ा नहीं हुआ है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और जो काला पानी का विवाद है वो 1990 से चल रहा था, लेकिन चूंकि तब ऐसी सरकारें थी जो एक दूसरे के साथ में अच्छा सामंजस्य बना करके रख ले रही थी, अच्छे से उनका सब कुछ चल रहा था। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अभी सरकारें हैं वो कोई मतलब उनके साथ में कोई ऐसा उन्होंने कोई गलती कर दी है, कोई गड़बड़ कर दी है तो वो उस वजह से कोई चीज़ खराब हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो
जो है कुछ चीज़ें ऐसी वक्त के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बदलाव आ जाता है, कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसके लिए किसी को बहुत ज़्यादा हद तक ब्लेम नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक ब्लेम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा किसी की जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती। तो 1990 में भी ये विवाद था, लेकिन तब नेपाल कभी भी इसको औपचारिक रूप से नहीं बोलता था, अनऑफिशियली बातें चलती थी। तो यही जो एक खेमा था जो इसकी राजनीति करना चाह रहा था, वो लगातार विपक्ष में रह करके इन बातों को उठाता था कि भारत ने कब्जा कर रखा है, भारत ने कब्जा कर रखा है, भारत ने कब्जा कर रखा है। वही बात धीरे धीरे करके फ्रंट लाइन पे आकर के अभी काम करने लगी। तो 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। नेपाल का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। सबसे पहले उत्तराखंड की सीमा लगती है 275 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश की सीमा दूसरी सबसे लंबी सीमा है 551 किलोमीटर की। बिहार के साथ में सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है 726 किलोमीटर की। पश्चिम बंगाल के साथ में भी एक बड़ी सीमा 275 किलोमीटर की, और फिर सिक्किम के साथ में 99 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारे यहाँ पर नेपाल के साथ में लगती है। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी सीमा जो है वो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो है वो यहाँ पर इसके साथ में पूरा का पूरा लग जाती है। करीब 1900 किलोमीटर के आसपास में कुल सीमा बन जाएगी अगर देखेंगे आप इसको नाप करके। अब मैं बताता हूँ कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पर विवाद भारत और नेपाल के बीच में हो गया है। नेपाल के बीच में 3 जगहों को लेकर के एक विवाद है। एक लंबी सी हिस्ट्री पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा एरिया है जिसको नेपाल क्लेम कर रहा है। 3 जगह हैं। पहली जगह है लिपुलेख, ये एक दर्रा है। दूसरी जगह है काला पानी, और एक जगह है जिसको बोलते हैं लिम्पिया धुरा। ठीक है, लिम्पिया धुरा जो है, लिपुलेख और काला पानी, इन 3 जगहों के बीच में विवाद है। यहाँ पर आपको एक स्कॉलर दिखेंगे काठमांडू यूनिवर्सिटी के, इनका नाम है प्रोफेसर उद्धव, ठीक है, प्याकू रेल। ठीक है, इन्होंने एक बात कही है कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद कोई पहली बार नहीं आ रहा है। 1990 से पहले नेपाल इस मुद्दे पर अनौपचारिक रूप से बातें करता था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसने इसे एक एजेंडे के रूप में औपचारिक रूप से उठाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों क्या हो गया कि ओली एंड कंपनी का ये जो है एक एजेंडा बन गया है, जो इस चीज को लेकर के वहां पर उठाना। और विपक्ष क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो ये एक पूरा ट्रैप है जिसमें वहां पर जा करके उनको पूरी तरीके से फंसा दिया गया है। तो उनकी जनता को भी एक चीज का एहसास कराया गया कि हम नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छा उनको लगता है कि नहीं ठीक है भाई, बहुत अच्छा लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो विपक्षी दल है वो भी अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जो ये रेड शेडेड एरिया है हल्का सा, ठीक है, ये एरिया क्लेम्ड बाय नेपाल। तो ये हिस्सा है जिस पर नेपाल अपना दावा जता रहा है। इसमें ये देखिए काला पानी ये यहाँ पर पड़ता है, लिपुलेख दर्रा ये यहाँ पर पड़ता है। अब लिपुलेख दर्रा आप देखिए कहाँ पर है। लिपुलेख दर्रा भारत और चाइना, देखिए यहाँ पर भारत और चाइना दिख रहा है, इसके बीच में लिपुलेख पास ये पड़ता है। तो ये लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के बीच में एक जो है काम करता है आने जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, मान लो कभी हम ऐसा नहीं करें हमारा चीन के ट्रेड में इसका या और किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन कल को अगर हमारा जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और हम अपनी सामरिक व्यवस्था के लिए यहां तक आकर के चीजों को बना लेंगे, कभी चीन के साथ युद्ध होगा, फटाक से लिपुलेख दर्रा पार करके हम भी चीन पर हमला बोल देंगे। लेकिन अगर ये लिपुलेख दर्रा जो है ये अगर नेपाल के पास चला जाएगा तो इसके बाद में हमारा चीन से जो है फिर संपर्क बहुत ज़्यादा कट जाएगा। इस वजह से क्या है कि इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है भारत के लिए। ठीक है, सामरिक महत्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लिपुलेख से लेकर के काला पानी, लिम्पिया धुरा, ये सारी चीज़ें, अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा नेपाल के पास चला जाएगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर यहाँ तक नेपाल के पास जाने का मतलब है सीधे तौर से चाइना का जो है यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाल जो है अभी चाइना की तरफ झुकता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अगर मान के चलिए ये हिस्सा अगर नेपाल के पास जाता है तो आने वाले दिनों में चाइना इसका भी यूज कर पाएगा। ऐसे में भारत के लिए ये जो जगह है नेपाल जो क्लेम कर रहा है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। मान लीजिए कभी भारत अगर ये भी सोचे कि चलो ठीक है, किसी तरीके से अगर हमारा अच्छा संबंध बना रहे, इसके लिए ठीक है हम थोड़ा बहुत इनके साथ रोटी बेटी का हमारा संबंध माना जाता है, हम थोड़ा बहुत इनके साथ समझौता कर भी लें, या हम कहें चलो हमारा ठीक है, हमारे लिए एक हमारा इतना अच्छा पड़ोसी है, हम इसको थोड़ा रियायत दे भी दें। लेकिन जिस तरीके से ये चीन के पक्ष में एकदम चीन की गोद में बैठ करके जो है खेलने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन दे करके तो भारत फिर अब इसी तरीके से जो है समझौता करने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है ना कि दूध मांगोगे खीर देंगे, लेकिन अगर और कुछ मांगोगे तो फिर चीड़ देंगे। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि अगर ये प्रेम से मांगते तो चाहे हम इस पर कोई विचार करते, लेकिन इन्होंने इसको एक एजेंडा बना करके जब यूज करना शुरू किया और चीन की जो है गोद में बैठ करके उनकी भाषा बोलना शुरू किया, तो भारत ने भी स्पष्ट तौर से कह दिया कि फिर तुम अब आंख हमारी तरफ ज़्यादा दिखाने का प्रयास ना करो, हम तुम्हें अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, और हम जानते हैं कि जब चीन तुमको प्रताड़ित करना शुरू करेगा तो तुम लौट करके फिर हमारे पास आओगे। तो इसलिए भारत ने इनको थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश किया। भारत कह रहा है कि हमारा आपके साथ अच्छा रिलेशन है, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ करके अपना रिलेशन ना खराब करो, क्योंकि हमारे साथ जैसे ही तुम्हारा संबंध खराब होगा, नेपाल तुम्हारे यहाँ पैठ करेगा और उसके बाद में चीन तुम्हारे यहाँ पर पैठ करेगा, और एक दिन तुमको भी वैसे ही खा जाएगा जैसे हमारे पड़ोसी भाई पाकिस्तान को वो खा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पिया धुरा, यहाँ पर क्या हो गया है कि भारत और नेपाल के बीच में ठन गई है।
8 मई को भारत ने लिपुलेख और धाराचूला के बीच में एक सड़क बनाई थी, ठीक है। लिपुलेख और धाराचूला भी मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखो लिपुलेख और ये धाराचूला, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर भारत ने क्या किया था, एक सड़क बनाई थी। और जैसे ही भारत ने 8 मई को ये सड़क बनाई, उसके बाद इसके 10 दिन बाद 18 मई को नेपाल ने क्या किया, एक हिस्सा जारी किया। और ये पूरा जो वही क्लेम्ड एरिया मैं आपको दिखा रहा था, ये पूरा क्लेम्ड एरिया ये वाला जो था, इस पर इन्होंने अपना हक क्या किया, जता दिया। इन्होंने कहा कैसा भाई साहब, ये जो है ये तो सब हमारा हिस्सा है, आपने यहाँ पर गलत बना लिया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भारत का जो काला पानी है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा है, भारत कहता है, जबकि नेपाल कहता है कि ये धाराचूला जो हमारा जिला है उसका हिस्सा यहाँ पर ये हो जाता। तो ये काला पानी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये नेपाल और काला पानी यहाँ पर लिपुलेख के बीच में पूरा का पूरा जो विवाद है वो है। अब हाल ही में चर्चा क्यों आ गई दोस्तों, इसकी बात कैसे आ गई, तो ये है शेर बहादुर देउबा और ये है केपी शर्मा ओली। दोस्तों केपी शर्मा ओली अभी तक यहाँ पर प्रधानमंत्री पहले भी थे, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसमें ये जो है इनकी सरकार गिर गई। इनकी सरकार गिरने के बाद में शेर बहादुर देउबा को सरकार बनाने के लिए बनाया गया। यहाँ पर कुल मिलाकर के 275 के आसपास में या 277 के आसपास में सीटें हैं, शायद 275 या 77 के आसपास में यहाँ को सीटें हैं। तो इसमें जो है फिर क्या हुआ कि ये जो है बहुमत अपना साबित नहीं कर पाया, जो 138 वोट के आसपास में चाहिए थे वो ये साबित नहीं कर पाया। तो वापस से नेपाल के संविधान के अनुसार सबसे बड़े दल के नेता यानी कि इन्हीं केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दिला दिया और इनसे कहा है कि आप 1 महीने के भीतर में अपना बहुमत साबित कीजिए, ठीक है। तो 1 महीने के भीतर इनसे अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है कि ऊँट किस करवट बैठता है, किस करवट नहीं बैठता है। लेकिन यहाँ पर जो है भारत और नेपाल के बीच के जो रिलेशन है उनमें भी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा जो नेपाल है वो चीन से कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान है या अज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चीन दोस्तों एक ऐसा नासूर है, एक ऐसी बीमारी है या एक इस तरीके से ऐसा कहें कि वो इस तरीके से है ना कि अगर उसको एक बार वो आपको छू लेगा तो फिर वो ऐसी बीमारी है कि जिसको आप फैलने से अपने यहाँ पर रोक ही नहीं सकते। जैसे कोरोना आपने देखा होगा कि चीन ने दे दिया है, सारी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा है, वैसे ही चीन है। ये जिस भी देश को छू लेगा और जिस भी देश ने एक बार गलती से इसको अपने आप को छूने का मौका दे दिया फिर उसके चंगुल से इसको निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चीन की जो किताबें हैं, जो मंडारिन भाषा है वो यहाँ पर पढ़ाई जाने लगी है, चीन उसका सारा खर्चा उठा रहा है। जो बड़े बड़े यहाँ पर बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके लिए चीन बहुत सारा पैसा दे रहा है। तो चीन पूरी तरीके से अब नेपाल को अपने कब्जे करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और भारत जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं पा रहा है। अब मैं आपको एक संधि के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो संधि जो एक हो गई थी हमारी, वो संधि हुई थी हमारी सुगौली की संधि। और यहाँ पर जो सुगौली की संधि गाइज है वो सुगौली की संधि ही है जो यहाँ पर विवाद का कारण बन गई। अब मैं आपको बताता हूँ सुगौली की संधि है क्या, हो सकता है पेपर में भी आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि अभी ये चर्चा में करंट न्यूज में आ गया है। दोस्तों 4 मार्च 1816 को एक संधि हुई थी, इसको कहते हैं सुगौली की संधि। इसमें यह कहा गया था कि महाकाली नदी भारत और नेपाल की सरहद रहेगी, ठीक है। महाकाली नदी क्या होगी, वो भारत और नेपाल की सरहद रहेगी। इसमें तय हुआ था कि महाकाली नदी के पश्चिम का हिस्सा जो होगा उसके तरफ जो है क्या होगा कि हिस्से की तरफ के इलाके में भारत का और पूर्वी हिस्से की तरफ इलाके का अधिकार जो है वो नेपाल में होगा। अब नेपाल क्या कह रहा है, नेपाल कह रहा है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। भारत का रुख क्या कहता है, भारत कहता है कि महाकाली नदी काला पानी गांव उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए ये भारत का हिस्सा। तो यहाँ पर देखो दिक्कत कब आ रही है कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है एक नदी को लेकर के। जो 4 मार्च 1816 को जो संधि हुई सुगौली की संधि, सुगौली की संधि में दोस्तों कहा क्या गया, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन है और जो सारी लड़ाई है यहाँ पर वो इसी चीज़ को लेकर के है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कहा गया था कि ये देखो एक नदी ये है जिसको बोलते हैं महाकाली नदी और ये एक नदी है जिसको बोलते हैं काली नदी। अब काली नदी दोस्तों क्या होती है, काली नदी निकलती है लिम्पियाधुरा से। लिम्पियाधुरा मैंने आपको दिखाया था, ये देखो यहाँ पे लिम्पियाधुरा आप देख पा रहे हो, वो उसमें दिखाता हूँ अभी मैं आपको, तो ये चीज़ आपको और अच्छे से फिर समझ में आ जाएगी। वो वाला मैप कहाँ चला गया, कौन सा मैप था जिसमें हम नदी को देख रहे थे, ये हाँ शेडेड वाला ये। तो इसमें क्या है कि ये लिम्पियाधुरा, देखिए ये लिम्पियाधुरा पास यहाँ पर है
जो काली नदी है वो यहाँ से निकलती है, लेकिन यहाँ पर एक महाकाली नदी है। तो यहाँ पर जो समझौता है वो ये हुआ था महाकाली नदी से कि महाकाली नदी के इस तरफ का हिस्सा जो होगा नेपाल का होगा, इस तरफ जो हिस्सा होगा भारत का हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी की जो काली रिवर है ये निकलती है लिम्पियाधुरा से, और ये यहाँ से आकर के इसमें से मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये नदी यहाँ से निकलती है, इस नदी में ये क्या कह रहे हैं कि इसलिए ये हिस्सा जो है ये हमारा यहाँ पर नेपाल कह रहा है ये हिस्सा हमारा होना चाहिए। अब आपको मैं बात, आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत सही है या इसमें नेपाल सही है। दोस्तों इसमें सही या गलत जैसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। इसमें जो ये हिस्सा, जिस हिस्से की लड़ाई हो रही है, इस हिस्से को लेकर के कोई खास बात नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत ने ये हिस्सा कोई आज ले लिया है। ये हिस्सा जब बता रहा हूँ आपको 1990 से विवाद चल रहा है, और इसके पहले से भी ये हिस्सा हमेशा से भारत के पास में ही था। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कभी ये नेपाल के पास रहो फिर भारत के पास में आ गया हो बाद में। तो हिस्सा जो ये वाला हिस्सा जो था, जब से जो है भारत के और नेपाल के संबंधों का विकास हुआ है, राजनयिक संबंधों का विकास हुआ है, तब से ये हिस्सा हमेशा से भारत के पास में रहा है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं इसको हम कह सकते हैं कि भारत ने बाद में इसके ऊपर कोई कब्जा कर लिया। जो यथास्थिति सुगौली की संधि से बनाई गई उसके बाद से यही सिचुएशन जो है हमेशा से रही थी। लेकिन चूंकि मैंने आपको जो बात बताई, यहाँ पर बात है नेशनलिज्म के एजेंडे की, तो केपी शर्मा ओली जो है वो उनको चीन की गोद में बैठ करके वो कैसे खेलेंगे, चीन उनकी कैसे मदद करेगा, इस चीज़ को लेकर के, और कैसे राष्ट्रवाद की राजनीति से विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो ये पूरी राजनीति इस चीज़ की। अब इसका असर क्या होगा, इसकी प्रॉब्लम क्या होगी। दोस्तों भारत के साथ नेपाल के संबंध अच्छे हो या ख़राब हो, इससे नेपाल, भारत के ऊपर कोई बहुत विशेष प्रभाव नेपाल की वजह से पड़ने वाला नहीं है। लेकिन नेपाल के साथ में जो बॉर्डर लगती है वो बॉर्डर लगती है चाइना की। तो भारत के लिए जो नेपाल का संबंध है वो कोई आर्थिक संबंध नहीं है, वो संबंध है हमारा यहाँ पर सामरिक संबंध। कैसा संबंध है, तो हमारा सामरिक संबंध इनके साथ में जो है वो बहुत तगड़ा है। यानी कि अगर कैसे भी करके नेपाल में चीन की पैठ हो गई तो भारत उसके लिए फिर बहुत एक आसान टारगेट बन जाएगा। ऐसे में भारत किसी भी तरीके से नेपाल को खोना नहीं चाहेगा, नेपाल से अपनी दोस्ती किसी भी तरीके से खराब नहीं होने देना चाहेगा। प्रधानमंत्री, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि क्या भारत के सामने क्या राह है कि भारत को करना क्या चाहिए। ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, प्रॉब्लम करीब सारे लोग जानते हैं कि क्या दिक्कत आ रही, कैसे दिक्कत आ रही है। लेकिन अब भारत को करना क्या चाहिए। देखो एक दिक्कत ये भी है दोस्तों कि चीन की आर्थिक स्थिति भारत की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में क्या होता है कि भारत जहाँ पर किसी देश को मदद के लिए 10 रुपये देता है, वहाँ पर चीन सीधे आकर के क्या करता है, 100 रुपये दे देता है। तो जब चीन आकर के 100 रुपये दे देता है तो मजबूरी में उसका उस देश को चीन की तरफ क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। भारत ऐसा नहीं है, भारत बहुत सारा निर्माण, चीन के अंदर बहुत सारी मदद, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारत करते रहता है। लेकिन अगर भारत एक चीज़ के लिए करता है तो ये 10 चीज़ें ला करके यहाँ पर कर देता है नेपाल के अंदर में चीन। इस वजह से नेपाल की तरफ जो है, चीन को नेपाल की तरफ थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है। दूसरा, इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो भी चीन की तरफ झुकाव वाली है, इसलिए भी इसकी तरफ झुकना है। तीसरी जो इनकी राजनीति है, राष्ट्रवाद की राजनीति, उसका मूल यही है कि इनको जो है राष्ट्रवाद की राजनीति में, और अगर राष्ट्रवाद की राजनीति करनी है तो भारत के साथ थोड़ा सा संबंध तो बिगाड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी राष्ट्रवाद की राजनीति सफल हो पाएगी। अब वहाँ का अगर एरिया क्लेम करोगे तो भारत के साथ थोड़ा बहुत संबंध तो खराब होगा ही होगा। अब यहाँ पर एरिया चाहिए, इन्होंने भले ही एक क्लेम किया हो अपनी वहाँ पर देश की राजनीति के लिए, लेकिन चूंकि भारत के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत का जो नेपाल के साथ में संबंध है वो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। और उसके बाद में चीन थोड़ा सा तो यहाँ पर अंदर घुसने की और ज़्यादा कोशिश करेगा ही करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि भारत के साथ में जब आप इस तरीके की बात करोगे तो भारत के साथ जब आपका रिलेशन खराब होगा तो फिर भारत भी थोड़ा बहुत तो जो है अभी संबंधों में इफेक्ट डालेगा। ऐसा नहीं है कि अब आप एरिया क्लेम करते जा रहे हो और हमारा जो है आपकी तरफ से एकदम न्यूट्रल बना रहे। हालांकि भारत ने कुछ नहीं कहा, चीन ने इतना सब कुछ, नेपाल ने इतना सब कुछ कहा, लेकिन भारत ने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि कोई किसी तरीके का कोई गलत स्टेटमेंट दिया हो या नेपाल को कभी कोई चीज़ कही हो। भारत एकदम न्यूट्रल ला के ठीक है अपना कहना चाह रहे हैं, कह लेने दीजिए इनको। भारत अपना यथास्थिति बना करके रखा हुआ और उसमें कहीं भी चीन को, जबकि इन्होंने कुछ पोल वगैरह भी वहाँ पे गिरा दिया, अपनी चौकी वगैरह भी बना दिया, लेकिन भारत ने कुछ कहा नहीं वहाँ पे, क्योंकि भारत जानता है कि नेपाल कुछ भी हो, हमारा हमेशा अच्छा रोटी बेटी का संबंध रहा है, नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहे। दूसरे ये भले ना जानते हों, लेकिन हम लोग चीन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि अगर नेपाल चीन की गोद में एक भी बार बैठ गया तो फिर नेपाल को वापस से जो है अपना कभी भी पैर रखने का मौका नेपाल में नहीं देगा। चाइना एक ऐसा देश है कि जो पूरी तरीके से आपको इतना मतलब इस तरीके से कर्ज में डुबो देगा, इस तरीके से कर्ज में डुबो देगा कि आपकी 7 पुश्तें केवल उसका ब्याज देने में, भुगतने में जो है आपकी ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है हम
सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे मसलन अब बात आती है एक अधिकारी के तौर से सोचने की, एक विदेश सचिव के तौर से सोचने की, विदेश मंत्री के तौर से सोचने की, या एक राजनयिक के तौर से सोचने की कि कैसे नेपाल के साथ में जो भारत के संबंध हैं उन संबंधों को सुधारा जाए। देखो दोस्तों, बात यह है कि यहाँ पर बात हो जाती है राजनीतिक विचारधारा की। भारत में भी इस समय एक राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा है और नेपाल में भी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा है। और दिक्कत वाली बात यह है कि ये दोनों राष्ट्रवादी विचारधाराएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। भारत किसी भी स्थिति में इतने महत्वपूर्ण सामरिक हिस्से को खो नहीं सकता है, यानी कि नेपाल के साथ संबंधों को ठीक करने के लिए भारत कभी भी लिम्पियादुरा, काला पानी और जो लिपुलेख का हिस्सा है वो किसी भी तरीके से नेपाल को दे नहीं सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर राष्ट्रवादी सरकार ना होती तो ये हिस्सा नेपाल को दे दिया जाता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर चूंकि दोनों की एक जैसी राजनीतिक विचारधारा है, इसलिए आपस में समझौता होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। यहां पे क्लैश होगा। क्लैश होने के पीछे रीजन ये है कि क्योंकि नेपाल कभी भी इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन ये काम कर रहा है चूंकि वो न सिर्फ कोई एक ऐसा कोई चीज़ नहीं कि जिसको लेकर के उन्हें कोई वहाँ पे बहुत बड़ा निर्माण करना है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। तो वो जो एक राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए नेपाल कभी भी ये नहीं चाहेगा, खासतौर से जो नेपाल के राष्ट्रवादी राजनीति के लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये मुद्दा सॉल्व हो, क्योंकि इसी मुद्दे के सहारे तो उनको जो है पूरी तरीके से विपक्ष को हमेशा डिफेंड करके जो है वहाँ पर दबा करके रखना है। इसलिए ये नेपाल मुद्दा कभी भी सॉल्व नहीं होने देगा। भारत उनको दे नहीं सकता है और वो किसी समझौते पर मानेंगे नहीं। तो ऐसे में भारत की सामने राह क्या है? भारत के सामने राह ये कि भारत नेपाल को कन्विंस करे कि हम आपके साथ हमेशा हर सिचुएशन में, हर स्थिति में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो चूंकि उस जगह की तो कोई लेना देना उससे है नहीं, वहाँ पे जगह पे ना आपको कोई निर्माण करना है, ना उस जगह पे आपको कुछ बनाना है। आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप जो भी चीज़ें होंगी उसमें भारत आपकी पूरी मदद करेगा। आपके देश के भीतर में आपको सारी चीज़ें जहाँ पर आप चाहेंगे वहाँ पर उन चीज़ों को सेटल कराया जाएगा और आपके यहाँ पर निर्माण में हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना आपके लिए करेंगे और आप पूरी तरीके से हमारे साथ जो है सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप हमको एकदम जो है पूरी तरीके से रिलाय आप हमारे ऊपर कर सकते हैं। चीन को आप देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन है, तो भारत को इस चीज़ को लेकर के भी कन्विंस करने की ज़रूरत है कि चीन की नीतियां किस तरीके की रही हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं एक विश्वास फिर से कायम करना होगा नेपाल के लोगों के अंदर में, न सिर्फ वहाँ के राजनेताओं से बात करने से या फिर उनसे कोई चीज़ होने वाली एकदम से नहीं है। नेपाल के लोगों के बीच में भी भारत को थोड़ा सा इस चीज़ का विश्वास कायम करना होगा कि अपने चीज़ों के माध्यम से, ताकि उनको ये रहे कि हाँ भारत के जो लोग हैं वो हमेशा नेपाल के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहेंगे और हम उनके हितैषी हैं। हम किसी भी तरीके से नेपाल की किसी भी चीज़ को, संप्रभुता को कभी भी क्षति पहुंचाने वाले नहीं है। तो जब तक ये चीज़ नहीं एक सामने निकल करके आ पाएगी, चूंकि इस राजनीतिक मुद्दे को कूटनीति के माध्यम से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वहाँ पर जो राजनीतिक एक इम्बैलेंस हो गया है वो चीज़, राजनीतिक इम्बैलेंस जब तक नहीं खत्म होगा ये दिक्कत बनी रहेगी। और जब तक चीन समर्थक लोग भी वहाँ पर सत्ता में रहेंगे तब तक भी भारत को अपनी वापस से पैठ बना पाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर एक बार चीन समर्थक जो सत्ता है वो थोड़ा लंबे समय तक टिक गई तो दोबारा चीन समर्थित सत्ता के अलावा और कोई सरकार वहां पर बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि चीन ऐसा कभी होने नहीं देगा। और जब दूसरों की सरकारें नहीं बनेंगी तो भारत के लिए वहां पर पैठ जो है बना पाना या अपना संबंधों को फिर से सामान्य कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चीन का नेपाल में प्रवेश सीधे तौर से भारत के लिए खतरे की घंटी होगा। भारत वैसे भी पूरी तरीके से एशिया में घिर चुका है, पश्चिम एशिया में भारत बुरी तरीके से गिरा हुआ है, चाहे वो हमारा मालदीव हो, चाहे हमारा श्रीलंका हो, चाहे हमारा म्यांमार हो, चाहे हमारा पाकिस्तान हो, सारी जगहों से हर तरफ से भारत लगभग चीन से घिर चुका है। नेपाल ही एक ऐसी जगह बची है जहां पर अभी भारत थोड़ा सा सेफ अपने आप को महसूस कर रहा था, एक छोटी सी जगह में बफर स्टेट के माध्यम से, बफर कंट्री के माध्यम से। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ से जाती है तो भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन्स हैं कि भारत और नेपाल के बीच में रिलेशन ख़राब हो गया है, कौन कौन सी जगहें हैं जिन पर विवाद है, कितना एरिया है जिसको लेकर के यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है, उसके पीछे रीजन क्या है। सुगौली की संधि आपने देख लिया, सुगौली की संधि की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। काली रिवर और महाकाली नदी, दोनों ये नदियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और क्या रीजन है कि ये विवाद सॉल्व नहीं हो पा रहा है, भारत क्यों अपने इतने पुराने सहयोगी को मना नहीं पा रहा है, उसके पीछे के रीजन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।